हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का टॉपिक आप यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज़ हाउ टू प्रिपेयर फॉर SAP PM इंटरव्यू। तो इससे आप कभी सैप ना पढ़ें, क्योंकि आप फंक्शनल कंसल्टेंट हैं और इसे SAP ही पढ़ना एक्यूरेट है। एक्चुअली ब्लैक बोर्ड का वाइट बोर्ड का उतना इंपॉर्टेंट था नहीं, बट अभी अभी लिया है तो मैं जस्ट यूज़ कर रहा हूँ फॉर दिस वीडियो। और यहाँ पे 3 सीट हैं और ये 3 सीट मेरे अपने खुद के एक्सपीरियंस से बनाया हुआ है। इवन SAP PM का अगर इंटरव्यू क्वेश्चंस आप देखेंगे यूट्यूब पे तो वहाँ से भी बहुत से पॉइंट मेरे को मिले हैं। तो दोनों का कंबाइन करके ये 3 सीट है। तो जो ऊपर ऊपर अगर आप कहें, जो ओवरव्यू है किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं SAP PM इंटरव्यूज़ के लिए, तो ये 3 सीट आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। ओके, तो मैं एग्जैक्ट आ जाता हूँ, जस्ट इन केस अगर ये जो स्पेस है उसका यूज़ करना पड़े। सो गाइज, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया है। तो SAP में टोटल 4 तरह के प्रोजेक्ट होते हैं। जैसा कि अगर आप SAP PM प्लांट मेंटेनेंस के बारे में अगर पढ़ रहे होंगे तो, या फिर कोई भी प्रोजेक्ट हो, नॉट ओनली PM मॉड्यूल, कोई भी मॉड्यूल हो, तो उसमें चार प्रोजेक्ट होते हैं। सबसे जो यूज़फुल अगर आप कहें, या फिर सबसे ज़्यादा जिसका जो डिमांड रहता है कंसल्टेंट के द्वारा कि मुझे ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट चाहिए, वो इम्प्लीमेंटेशन होता है। उसको छोड़ के जो बाकी 3 प्रोजेक्ट्स हैं वो है अपग्रेड करना, रोल आउट प्रोजेक्ट और सपोर्ट। तो अपग्रेड और रोल आउट पे मैं इस समय नहीं जाऊंगा, क्योंकि उन दोनों पे मैं काम नहीं किया हूँ। इम्प्लीमेंटेशन का हमने स्टडी किया है, और सपोर्ट प्रोजेक्ट पे मैं पिछले कंपनी में भी काम कर रहा था, तो अभी भी काम कर रहा हूँ। तो सपोर्ट, ये दो आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, इम्प्लीमेंटेशन एंड सपोर्ट। सो हम लोग इस दोनों टॉपिक पे स्टिक करेंगे। अपग्रेड और रोल आउट हम लोग कभी आगे, अगर मैं खुद एक्सपीरियंस करूंगा तो उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, तो आप 1.25 या फिर 1.5x के स्पीड पे देख सकते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन अगर आप बोलते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन में आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, या फिर इवन अगर आप सपोर्ट बोलते हैं कि मैंने सपोर्ट पे काम किया है, इम्प्लीमेंटेशन पे भी काम किया है, तो सबसे बेसिक क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे इंटरव्यू, दैट इज व्हाट वर योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपका क्या काम था उस प्रोजेक्ट में, इम्प्लीमेंटेशन में और सपोर्ट में आपका क्या काम था, आपका क्या रोल था। सो सबसे पहले हम लोग इम्प्लीमेंटेशन में इस क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो और इम्प्लीमेंटेशन अगर आप बोलते हैं तो ASAP जो इम्प्लीमेंटेशन का एक टाइप है, एक्सेलरेटेड SAP, तो उसमें अगर आप वो पार्ट को बताते हैं तो वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में 5 स्टेप्स होते हैं। तो पहला तो प्रोजेक्ट एलोकेशन का है, तो उसमें हमारा एज ए कंसल्टेंट कुछ रोल नहीं है। जो मैनेजर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सा है, क्या क्या काम करेगा, कौन कौन से कंसल्टेंट आएंगे बेसिकली। तो आप उसको स्किप कर देना, बस ऐसे ही ऊपर ऊपर बोल देना। उसके बाद जो रिमेनिंग 4 स्टेप हैं आउट ऑफ 5, दैट इज BBP से लेकर गो लाइव तक, वो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो उसमें आप ये बोल सकते हो कि आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एज इज डॉक्यूमेंट। उसके बाद टू बी डॉक्यूमेंट होता है, गैप एनालिसिस होता है, जो कि BBP बिजनेस ब्लूप्रिंट का पार्ट है, स्टेप नंबर 2। उसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है रियलाइजेशन फेज, या फिर उसको आप कॉन्फ़िगरेशन फेज कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लंबा चलता है। फोर्थ स्टेप होता है, फोर्थ फेज होता है कट ओवर एक्टिविटीज़ का, वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसमें क्या क्या किया जाता है। नेक्स्ट जो 5वां और आखिरी फेज होता है इम्प्लीमेंटेशन का, दैट इज गो लाइव, उसको आपको बताना पड़ेगा आपने क्या किया था। और उसके बाद एक हाइपर केयर एक्टिविटी होता है, जो कि एक सपोर्ट दिया जाता है। ये सपोर्ट प्रोजेक्ट से अलग है। हाइपर केयर आपका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें ही आता है, वो 1 या 2 महीने के लिए दिया जाता है उस पर्टिकुलर जो भी आपका क्लाइंट है, जो कंपनी है, उसको। और रियलाइजेशन में जैसे कि हमने बात किया, कॉन्फ़िगरेशन आपने कैसे कैसे किया था वो पूछेगा इन डिटेल। उसके बाद आपने कौन कौन से टेस्ट किए थे उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, जैसे कि FUT या फिर UT यूनिट टेस्ट होता है, फंक्शनल यूनिट टेस्ट होता है, जो कि कंसल्टेंट खुद करता है। इन डेवलपमेंट का जो सर्वर है, 3 सर्वर होते हैं, वो आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद SIT सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्ट, और फाइनली UAT जो यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्ट होता है। तो इन सबको बताने के बाद आपका जो इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप बोलते हैं कि आपने सपोर्ट प्रोजेक्ट पे काम किया है, तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि आप रिस्पॉन्सिबल थे SAP PM से जितने भी रिलेटेड इश्यूज थे, उसके लिए आप ही होल एंड सोल कॉन्टेक्ट पर्सन थे। जो भी आपका जो कंपनी है, आपका जो क्लाइंट है, उसमें जो भी प्लांट मेंटेनेंस से इश्यूज आते थे, उसके लिए डायरेक्टली आपको कांटेक्ट किया जाता था और आप उसको रिजॉल्व करते थे। और ये प्रोडक्शन सर्वर में होता है। जब भी आप सपोर्ट में हैं तो प्रोडक्शन सर्वर जिस पे जो कंपनी वाले हैं वो काम करते हैं,
तीन तरह का सर्वर, जैसा कि आपने अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा, डेवलपमेंट जिसमें हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, यूनिट टेस्ट होता है, उसके बाद नेक्स्ट क्वालिटी सर्वर होता है जिसमें बाकी टेस्ट किए जाते हैं, दैट इज़ SIT सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्ट एंड UAT किया जाता है, और फाइनली उसको प्रोडक्शन में भेजा जाता है। तो प्रोडक्शन में जो भी सिस्टम का सर्वर, यूज़र का सर्वर है, उसमें जो एरर आता है तो वो आपको कॉन्टैक्ट करेगा। उसमें इश्यूज़ 3 लेवल के होते हैं जनरली, आपको L1 L2 L3 आपने सुना होगा कि 3 लेवल के क्वेरीज आते हैं, 3 लेवल के डाउट्स आते हैं यूज़र को। लेवल 1 सबसे बेसिक लेवल होता है, बहुत छोटे माइनर इश्यूज होते हैं। लेवल 2 उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा। लेवल 1 में आपको ट्रेनिंग कर सकते हैं, जो छोटा मोटा मास्टर डेटा अपलोड है वो हो सकता है। लेवल 2 में थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन हल्का चेंजेस करने के लिए, और लेवल 3 काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, उसको आप चेंज रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो चेंज रिक्वेस्ट का जो प्रॉब्लम आएगा उसके लिए आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है या फिर जो प्रोजेक्ट का होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसको कांटेक्ट किया जाता है। ओके, तो आपको ये बताना पड़ेगा, वही सॉरी, चेंज रिक्वेस्ट में थोड़ा सा और डिटेल मैंने कुछ लिखा था, उसको बोल देता हूँ। दैट इज मेक सम चेंजेस कॉन्फ़िगरेशन, अगर कुछ चेंज किया जाता है प्रोडक्शन सर्वर में तो वो होता है और वो चार्जेबल होता है। ओके, एंड उसके बाद यूज़र आपको कांटेक्ट कैसे करेगा। सपोर्ट प्रोजेक्ट में आपसे ये पूछेगा इंटरव्यूअर कि आपको यूज़र कैसे कांटेक्ट करता था, अभी उसको कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तो जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, जैसे कि आप क्लाइंट सर्वर पे हैं तो वो एक अलग सिनेरियो है, सॉरी क्लाइंट लोकेशन पे हैं तो एक अलग अलग केस है, उस पर आते हैं। उससे पहले अगर आप कहीं और हैं, दूसरे लोकेशन पे हैं और सिस्टम पे ही आपका काम चल रहा है, तो एक टिकटिंग सपोर्ट, टिकट रेज करने का टूल्स होता है बहुत सारा। तो उसका अगर क्वेश्चन करेगा तो आप बता सकते हैं। तो 3 टूल्स का नाम, रेमेडी उसमें से एक है, या फिर SAP का इंटरनल सपोर्ट टूल्स रहता है जो कि यूज़र टू यूज़र, क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है। और उसके बाद अगर आप क्लाइंट लोकेशन पे हैं, जैसा कि मेरा पिछला प्रोजेक्ट था, मैं क्लाइंट लोकेशन पे ही था, तो वहाँ पे यूज़र डायरेक्टली आपके पास आ सकता है या फिर आपको सिर्फ मेल कर देगा ये इशू है, उसके साथ फ़ोटो अटैच कर देगा। तो यह भी आप बता सकते हैं, और उसका आपको बैकअप रखना पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि आपने क्या क्या सपोर्ट दिया था, तो उसमें क्रिटिकल क्या था, नॉन क्रिटिकल क्या था, तो ये पूछ सकता है आपसे। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट खत्म होता है, ये पेज कंप्लीट हुआ। आते हैं सेकंड पेज पे। उसके बाद नेक्स्ट है कि आपने कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया था। ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन में हमें मास्टर डेटा का रिक्वायरमेंट होता है, और उसके बाद हम लोग कस्टम करते हैं, कस्टमाइज़ करते हैं। तो कस्टम्स कहा जाता है, दैट इज़ RESFW। इसमें हम लोग लास्ट पे आते हैं। ये कस्टम्स का जो टॉपिक है काफ़ी बड़ा है। पहले हम लोग मास्टर डेटा पे आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मास्टर डेटा पे, मास्टर डेटा काम कैसे करता है, या फिर मास्टर डेटा पे आपने कौन कौन से मास्टर डेटा पे काम किया था, ये पॉइंट, ये क्वेश्चन हमेशा ही पूछेगा और हर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा। तो कौन कौन से मास्टर डेटा थे उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। टोटल 10 to 12 13 मास्टर डेटाज हैं। स्टेप बाय स्टेप सबको आप एक्सप्लेन कीजिए, और सबका टी कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मास्टर डेटा जैसे कि इक्विपमेंट, फंक्शनल लोकेशन, टास्क लिस्ट हो गया, वर्क सेंटर हो गया, सबका टी कोड, उसका जो लिस्ट कैसे निकाला जाता है उसका एक अलग टी कोड होता है। ओके, स्ट्रक्चर, फंक्शनल लोकेशन का स्ट्रक्चर कैसा बनता है, तो ये टी कोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मास्टर डेटा नाम और टी कोड कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट आपसे ये पूछेगा कि मास्टर डेटा को आपने मास अपलोड किया है कि नहीं किया है, क्योंकि सिंगल सिंगल भी अपलोड किया जाता है और एक मास अपलोड किया जाता है, बोथ इन ऑल द 3 सर्वर्स। जो हमारा सबसे पहले जो डेवलपमेंट सर्वर होता है वहाँ बहुत कम करते हैं, क्वालिटी सर्वर में ज़्यादा करते हैं क्योंकि वहाँ पे टेस्टिंग ज़्यादा होता है, और प्रोडक्शन में करना ही करना है क्योंकि प्रोडक्शन में मास में अपलोड होता है, क्योंकि ये फाइनली आपका जो क्लाइंट है, जो कंपनी है, उसके पास जाएगा। और वहाँ पे मास अपलोड का जो टर्म है वहाँ पे इम्पोर्टेंस इसका बढ़ जाता है, और उसके लिए LSMW यूज़ होता था पहले, अभी भी होता है, और एक LTMC आया है। तो ये दोनों आपको स्टेप करना, जो दोनों प्रोसेस हैं वो आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया गया है, मास्टर डेटा का कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया गया है। तो जितने भी मास्टर डेटा हैं उसका आपको स्टेप बाय स्टेप, जो इम्पोर्टेंट है उसका स्टेप बाय स्टेप कैसे आपने कॉन्फ़िगर किया था वो आपको बताना पड़ेगा SPRO में जाके। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपने कौन कौन से बिजनेस प्रोसेस पे, या फिर उसको आप वर्क ऑर्डर भी कहते हैं, मेंटेनेंस प्लान पे, मेंटेनेंस ऑर्डर भी कहते हैं, कौन कौन से मेंटेनेंस ऑर्डर्स पे आपने काम किया है। तो वहाँ पे जनरली जो 5 मेंटेनेंस ऑर्डर आपको बताना ही चाहिए अगर आप स्टडी कर रहे हैं, आपने कहीं काम किया है। अदरवाइज ट्रेनिंग भी लेते हैं
हर कोई ऑलमोस्ट ट्रेनिंग लेता ही है जो नॉन एसएपी बैकग्राउंड से एसएपी बैकग्राउंड में आता है। तो सबसे पहला जो है आप बताइए कि आपने करेक्टिव या फिर जनरल मेंटेनेंस जो बिजनेस प्रोसेस है उस पर काम किया है। उसके बाद ब्रेकडाउन, नेक्स्ट प्रिवेंटिव जो कि बहुत लेंदी और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कंसल्टेंट, कोई इंटरव्यू देने वाला बंदा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को प्रॉपरली एक्सप्लेन करता है तो उसका जो इम्प्रेशन है वो बहुत अच्छा पड़ेगा। चौथे नंबर पे रिफर्बिशमेंट आप बताइए और पांचवा कैलिब्रेशन। तो अगर आप ये 5 प्रोसेस को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, हर प्रोसेस को नहीं पूछेगा लेकिन मोस्टली आपसे प्रिवेंटिव जरूर पूछेगा। प्रिवेंटिव और ब्रेकडाउन में जो माइनर डिफरेंस है वो पूछेगा, और उसके बाद जो प्रीरिक्विजिट होते हैं रिफर्बिशमेंट और कैलिब्रेशन का वो पूछ सकता है। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो जैसे कि हमने बात किया, तो आपसे 2 या 3 जो प्रोसेस है, साइकिल्स है, उसको पूछेगा और प्री रिक्विजिट पूछेगा। आपको जनरली प्री रिक्विजिट 2 का पूछता है, दैट इज रिफर्बिशमेंट और कैलिब्रेशन का जो प्री रिक्विजिट है, क्या क्या कंडीशन फुलफिल होने चाहिए वो बिजनेस प्रोसेस को करने के लिए, तो उसको बोलते हैं प्री रिक्विजिट। ओके, और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और उसका कुछ मैं अभी नोट डाउन किया हूँ तो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। मेंटेनेंस प्लान, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जैसा कि आपको वर्ड पता ही होगा कि जो हम रेगुलर करते हैं, जो सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट करता है एसएपी सर्वर में, तो उसमें मेंटेनेंस प्लान का होना ज़रूरी है। तो मेंटेनेंस प्लान को आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मेंटेनेंस स्ट्रैटेजी उसके साथ लिंक रहता है, टास्क लिस्ट लिंक रहता है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप सब बताना है। और मेंटेनेंस प्लान जैसा कि 3 टाइप का है, सिंगल साइकिल स्ट्रैटेजी और मल्टीपल काउंटर विथ टी कोड्स। तो ये आप बताइए। नेक्स्ट, जब आप मेंटेनेंस प्लान बनाते हैं उसमें एक शेड्यूलिंग पैरामीटर्स का एक टर्म आपको दिखेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें बहुत से डिफरेंट टर्म्स होते हैं। फॉर एग्जांपल डेट डिटर्मिनेशन एक कॉलम रहेगा, उसमें शिफ्ट फैक्टर, टॉलरेंस, साइकिल मॉडिफिकेशन फैक्टर, ये आपको बताना चाहिए। कॉल कंट्रोल पैरामीटर्स एक आपको कॉलम मिलेगा जिसमें कॉल हॉरिजन रहता है, शेड्यूलिंग पीरियड रहता है और कंप्लीट रिक्वेस्ट रहता है, तो वो आपको बताना चाहिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसके लिए मैं आपको अभी यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहा हूँ। और लास्टली शेड्यूलिंग इंडिकेटर है, टाइम पीरियड, ये सब बताना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आपने बोला है कि आपने इम्प्लीमेंटेशन पे काम किया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज हाउ यू हैव डन कॉन्फ़िगरेशन फॉर, पहला मास्टर डेटा, दूसरा नोटिफिकेशन एंड तीसरा है ऑर्डर्स। तो नोटिफिकेशन आपको पता है M1 M2 2 टाइप का होता है, M3 भी होता है, वो बहुत रेयरली यूज़ किया जाता है, और ऑर्डर्स तो हमने देखा 5 टाइप का। तो इन सब का कॉन्फ़िगरेशन आपने कैसे किया था, क्या क्या जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं वो आपको बताने पड़ेंगे। वो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके लिए कम से कम 20-25 मिनट लगेगा तो भी कम है बताने के लिए, तो वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, लास्ट पेज बचा है, इस पर हम लोग आके इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक ये सेकंड लास्ट है। सो इसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि पीएम जो है प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल है उसका इंटीग्रेशन अदर्स मॉड्यूल के साथ कैसे किया गया है और कौन कौन से मॉड्यूल के साथ आपने इंटीग्रेट किया था। जैसा हमने देखा था SIT जो होता है सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्ट, उसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स के साथ इम्प्लीमेंट करते समय टेस्ट किया जाता है। यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल मैं 3 मॉड्यूल्स लेता हूँ, दैट इज MM, FICO एंड PP। MM में जो भी आप मटेरियल यूज़ करते हैं, मीवो का जो ट्रांजेक्शन होता है मेंटेनेंस ऑर्डर के साथ, वहाँ पे MM इंटीग्रेट किया रहता है, इसलिए वो काम कर पाता है। स्टॉक आइटम हो, नॉन स्टॉक आइटम हो, PR जनरेट होता है, रिजर्वेशन नंबर जनरेट होता है उसके अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट है FICO, तो जो भी कॉस्टिंग पार्ट है मेंटेनेंस ऑर्डर का वो FICO के साथ इंटीग्रेट किया हुआ है, इसलिए कॉस्टिंग पार्ट आ पाता है मेंटेनेंस ऑर्डर में। और उसके बाद आप सेटलमेंट करते हैं QA 88 टी कोड के साथ, तो वहाँ FICO है। सिमिलरली PP के साथ बहुत कम इंटीग्रेशन है, दैट इज जब आप इक्विपमेंट का क्रिएशन करते हैं वहाँ पे वर्क सेंटर, नॉट मेन वर्क सेंटर एक आता है फील्ड, वहाँ पे आप जो फिल करते हैं वो PM और PP का इंटीग्रेशन है। तो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। फाइनल लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जैसा कि ये पार्ट जो है वो इम्प्लीमेंटेशन में ही यूज़ होता है और जो सपोर्ट वाले हैं उनको बेसिक नॉलेज का होना ही चाहिए, दैट इज़ RICEF-W। इसको आप कस्टम्स भी कहते हैं, या फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आपने कुछ कस्टम्स पे काम किया है क्या, कुछ कस्टमाइज़ किया है क्या, तो आपको RICEF-W के बारे में बताना पड़ेगा। R इज़ फॉर रिपोर्ट, I इज़ फॉर इंटरफेस, C कन्वर्शन जो हमने मास्टर डेटा में देखा, मास अपलोड, E इज़ फॉर इन्हांसमेंट चेंजेस, F फॉर वर्कफ्लो एंड W फॉर F फॉर फॉर्म्स एंड W फॉर वर्कफ्लो। तो इस सब का आपको डिटेल यूट्यूब पे भी मिल जाएगा आराम से, बहुत से वीडियोस हैं, अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको पता ही चलेगा।
तो सबका आप 2 से 3 एग्जांपल दीजिए और ट्राई कीजिए जितना रियल टाइम बिजनेस सिनेरियो वाला प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर आपके पास है। अगर आप काम नहीं किए, आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आपका जो फ्रेंड है उनसे पूछिए कि मेरे को प्रैक्टिकल एग्जांपल बताओ, समझाओ। और इसमें से भी ये जो आप देख रहे हैं टोटल 6 हैं, 6 में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे को जो लगा वो आप रिपोर्ट्स के बारे में बताइए। उसके बाद कन्वर्जन तो आपको बताना ही पड़ेगा, दैट इज़ LSMW या फिर LTMC मास्टर डेटा के लिए। उसके बाद बता दीजिए, दैट इज़ इन्हांसमेंट। और लास्टली वर्क फ्लो में अगर आपको कुछ एग्जांपल मिलता है तो ये बताइए, पर ये सब रियल टाइम बताइएगा, जो कि जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसको लगे कि हाँ इसे पता है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये जो हमारा टॉपिक था ये फाइनली कंप्लीट होता है। ओके, और आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। इफ सो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।